Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 27th May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to elections in the राज्यसभा. मतलब राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होंगे and ये राज्यसभा कैसी बॉडी है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के लिए ये सब हम देखते हैं. तो राज्यसभा के अलग नाम क्या है? You have the Council of States or it is also called as the upper house of the parliament. Lower house है लोकसभा, upper house है राज्यसभा, right? And when was it constituted? ये constitute किया गया था 3rd April यानी इंडिपेंडेंस के बाद. अगर हम देखते हैं the राज्यसभा came into place on 3rd April 1952 और पहला सेशन था 13th में. कहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री विद रिगार्ड टू द राज्यसभा या द यू कैन से दो हाउसेस कब कौन से रिफॉर्म से बने? ये कॉलोनियल टाइम से बने हैं एंड विद रिगार्ड टू द मॉन्टे-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1918 में आया और 1919 में एक्ट बना विच इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट? तो ये रिफॉर्म्स में ये रिपोर्ट में कहा गया कि दो हाउसेस होंगे, जैसे यू हैव द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, राइट? नहीं तो पहले इसके पहले 1918 के पहले we just had one house. Okay, parliament consisted just of one house, but now we have two houses. इनको परमानेंट हाउस भी कहते हैं. Why is it called permanent house? Because लोकसभा कैसा है? लोकसभा तुम डिसॉल्व करते हो, तुम 5 साल में एक बार इलेक्शंस कंडक्ट करते हो, राइट? पर राज्यसभा ऐसा नहीं है, पूरा हाउस डिसॉल्व कभी नहीं होता. That is why this is permanent. Okay, so it is never fully dissolved. तो यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं? यहाँ पे एवरी 2 years इलेक्शंस होते हैं, एवरी 2 years, जहाँ पे एवरी 2 साल हम देखते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर्स दे लीव, 1/3 ऑफ द मेंबर्स लीव. तो पूरा हाउस एकदम से खत्म नहीं होता, थोड़े थोड़े करके मेंबर्स चले जाते हैं और नए मेंबर्स आते हैं. तो अभी ये इलेक्शंस हम देख रहे हैं मेनली इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु से. Okay, now coming to this, we see that कितने members होते हैं, ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है 4th schedule which is of the Indian Constitution which says कि कितने seats राज्यसभा में है from the states or union territories. So how much total that we have? We see that there are 28 states. तो 28 states से यहाँ पे आएंगे. Along with that 3 UTs हैं. Okay, इसमें से हम देखते हैं जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, इन 3 स्टेट्स में भी इलेक्शंस होता है फॉर द पोस्ट ऑफ अ राज्यसभा मेंबर. फर्दर टोटल स्ट्रेंथ कितना हो सकता है राज्यसभा का? एंड द आंसर इज 250. याद रखना ये 238 जो है ये आता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, और ये जो 12 है ये कहां से आएंगे? फिर ये आएंगे नॉमिनेशन से. और कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. क्लियर? तो प्रेसिडेंट किस फील्ड में नॉमिनेट करता है? in terms of expertise in the field of sports, social service with regard to law. तो कहीं भी एक्सपर्टीज है आपकी, यहाँ से 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है. जैसे कि सचिन तेंदुलकर was a nominated member, we had Rekha, we had Hema Malini, right? They were nominated members of the Rajya Sabha. Okay, that was nominated by the president. Whereas ये वाले जो 238 है ये indirect election से आते हैं from the various states and UTs. So who participates? देखो आम जनता यहाँ पे वोटिंग नहीं करती. It is mainly the MLAs that do the voting, right? तो ये इलेक्ट किए जाते हैं by the members of the state legislative assembly and the union territories. Okay, so remember ये MLAs से इलेक्ट होके आते हैं, आम जनता यहाँ पे वोटिंग नहीं करती like we see in लोकसभा. करंट स्ट्रेंथ है 245. ओके, एंड हम देखते हैं अभी तक ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज आर देयर दैट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. नाउ अगर आप यूएसए की बात करो, यूएसए में कैसा होता है? हर स्टेट से 2 MPs आते हैं, 2 राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, मतलब उनके राज्यसभा इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट? या सीनेट बोलते हैं हम उनको. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से 2 आएंगे, उत्तर प्रदेश से 2 आएंगे, राजस्थान से 2 आएंगे, नहीं. दिस इज बेस्ड ऑन योर पॉपुलेशन, दिस इज बेस्ड ऑन योर पॉपुलेशन. सो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे
ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, विच स्टेट से सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, एंड द लीस्ट कहां से आते हैं, लीस्ट भी कहां से आते हैं ये भी आपको बताना है। सो हर स्टेट का अलग होता है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। सो हियर वी हैव सीन राज्यसभा के बारे में, एंड राज्यसभा का जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी हो रहा है इलेक्शंस, ये जून 19 को होगा। आसाम एंड तमिलनाडु के जो राज्यसभा से आएंगे मेंबर्स आएंगे वहां से, इनका यहाँ पे इलेक्शंस होने वाला है। नाउ वी विल आल्सो सी द पावर्स ऑफ द राज्यसभा, ये क्या काम करते हैं। तो हम देखते हैं ये स्टेट से आ रहे हैं, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द पार्लियामेंट, राइट, दे आर representatives to the states. Okay, they provide representation to the states, whereas Lok Sabha is directly appointed by the people, right? This is indirectly telling all the people, but यहाँ पे states और union territories को ये represent कर रहे हैं directly. Second, मान लो अगर यूनियन पार्लियामेंट ओके कुछ चेंजेस करना चाहता है इन द स्टेट लिस्ट, तो यहाँ पे उनको अप्रूवल चाहिए होगा राज्यसभा से, बिकॉज ये स्टेट के पावर्स चेंज कर रहे हो। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं विच स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉज। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है केवल उनके पास पावर होता है इन चीजों में लॉज बनाना, राइट, जैसे कि लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की बात करें, अगर हम हेल्थ की बात करें, दे ऑल कम अंडर द स्टेट लिस्ट। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तुमको राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट, ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज, ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज भी बनाने के लिए, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, अगर मान लो जुडिशियल सर्विस चाहिए, सो इन दैट केस ऑल्सो राज्यसभा हैज द पावर टू मेक सच अ चेंज। ओके, राज्यसभा हैज द पावर टू ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट दिस न्यू सब्जेक्ट। फर्दर, मान लो इमरजेंसी अनाउंस किया, कौन इमरजेंसी अनाउंस करता है, इट इज द प्रेसिडेंट दैट अनाउंसेस इमरजेंसी। बट मान लो लोकसभा नहीं है, क्यों लोकसभा नहीं है, बिकॉज मान लो उसको डिसॉल्व किया है या इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं, जो भी मान लो, ठीक है, तो इन दैट केस हु विल हैव द पावर टू अप्रूव द इमरजेंसी, इट विल बी द राज्यसभा। तो इसीलिए ये भी एक पावर है इनके पास, मान लो बिकॉज लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व एंड राज्यसभा विल नेवर गेट डिसॉल्व, सो दैट इज व्हाई राज्यसभा में इन चीजों में राज्यसभा विल हैव मोर पावर्स एज कंपेयर टू द लोकसभा। तो ये हमने देखा पावर्स ऑफ द राज्यसभा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में एंड द वेस्ट इंडिया में वी हैव सीन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। बारिश हो रही है फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज दैट वी सी। तो अभी हम कह सकते हैं कि वी आर सक्सेसफुली स्टार्टिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जैसे कि फर्स्टली, व्हेन डू वी से दैट मॉनसून हैज स्टार्टेड? Okay, when do we say monsoon has started? Next is, what are the factors that lead to monsoon? ये सब हम क्वेश्चंस इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं, राइट? सो एज वी सी, जो मॉनसून है केरला में, वी सीन इन द पास्ट फ्यू डेज इट हैज ऑलरेडी बिगन। इट इज सेड कि 24 मई को ये स्टार्ट हुआ है, 24 मई को स्टार्ट हुआ है। यूजुअली इट स्टार्ट्स ऑन 1 जून, राइट? 1 जून को स्टार्ट होना चाहिए था, बट एक हफ्ते पहले ही हम देख रहे हैं कि मॉनसून स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज अर्ली मॉनसून ऑनसेट, इसको बोलते हैं अर्ली मॉनसून ऑनसेट। नाउ कब ये डिक्लेयर किया जाता है? यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं टू से दैट मॉनसून हैज स्टार्टेड। ओके, फर्स्टली इज रेनफॉल कितना मिलता है, सेकेंड विद रिगार्ड टू द विंड, एंड द थर्ड इज विद रिगार्ड टू द हीट। ठीक है, थर्ड इज रिगार्ड टू द हीट। तो ये 3 फैक्टर्स देखते हैं। द फर्स्ट वन, अगर 14 ऐसे सदर्न स्टेशंस, व्हाट आर दीज सदर्न स्टेशंस? वी नो IMD के स्टेशंस होते हैं। IMD क्या है? इंडियन मीटरोलॉजिकल स्टेशंस, राइट? तो इसके अलग अलग स्टेशंस होते हैं अलग अलग सिटीज में। सो विद रिगार्ड टू द सदर्न सिटीज, जैसे कि केरला, कर्नाटका और इवन विद रिगार्ड टू लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे ये मॉनिटर करते हैं कि कितना रेनफॉल मिला है। और अगर 60% ऑफ दीज स्टेशंस नोट करते हैं कि 2.5 mm रेन से ज्यादा मिला है, ओके, 2.5 mm रेन से ज्यादा मिला है इन द 2 days, इनटू लगातार 2 दिन में, अगर ये इतना बारिश से ज्यादा मिला है, देन यू कैन से यस
monsoon has started. Okay, तो पहला है कि at least 60% of these 14 stations, so we have in Thrissur, we have in Alapura, we have in Kochi, we have in Mangalore, तो अलग अलग मिनी कोई, all of these stations में ये रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद अगर 2.5 mm से ज्यादा रेन मिल रहा है 2 दिन लगातार, then you can say first criteria is met. Second criteria is wind. तो यहाँ पे वी नो द विंड दैट ब्रिंग्स अबाउट द रेनफॉल, राइट. ये वेस्टर्लीज की जब बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज. तो वेस्टर्लीज जो है, ये जो विंड आता है इसका प्रेशर कितना है. तो अगर ये 600 पास्कल से ज्यादा है, ओके, सो दैट इज वन क्राइटेरिया. या अगर हम बोलें कि इसका जो विंड का जो स्पीड है कितना होगा, अगर 15 से 20 नॉट्स, या अगर हम कह सके इन किलोमीटर पर आवर, विच इज विद रिगार्ड टू 27 से लेके 37, ओके, 27 से 37 अगर इसका स्पीड है, विंड का जो स्पीड है इतना ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ सेकेंड क्राइटेरिया भी मिल गया है. और थर्ड क्राइटेरिया इज योर हीट. नाउ व्हाट इज विद रिगार्ड टू द हीट, लेट अस अंडरस्टैंड. सो हियर हम देख सकते हैं कि दिस इज द अर्थ, ओके, वी हैव द सन, राइट, दैट ब्रिंग्स अबाउट सोलर एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये रिफ्लेक्ट करता है, ओके, बिकॉज विद रिगार्ड टू द सरफेस और विद रिगार्ड टू द ओशंस, विद रिगार्ड टू द एटमॉस्फेयर, जब भी हीट आता है इट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द स्पेस. अभी दिस इज मॉनिटर्ड बाय द वेरियस सैटेलाइट्स. ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, और जब ये सैटेलाइट मेजर करते हैं ये रेडिएशन को, जो हीट आया है, जो रेडिएट बैक हुआ है, अगर मान लो ये 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, देन द थर्ड क्राइटेरिया इज मेट बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डेटा. ठीक है, सो थर्ड क्राइटेरिया क्या है, व्हेन द हीट दैट इज रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, ओके, द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन. तो अगर ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन अगर सैटेलाइट मॉनिटर करने के बाद पता चलता कि 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इससे अगर कम है, ओके, इससे अगर कम है, तो आप बोल सकते हो कि यस we have the third criteria is met. तो ये 3 क्राइटेरिया मीट करके 2 दिन the next day ये पता चलता है कि yes the monsoon has started. Okay, because 2 दिन ये मॉनिटरिंग करना पड़ता है तो ही आप कह सकते हैं, because we require 2 consecutive days का मॉनिटरिंग, right? तो now we've said that yes monsoon has begun in India, और इसके reasons क्या है ये देखते हैं. Okay, so the first reason is called as the Madden-Julian oscillation. Madden-Julian oscillation. Okay. Now इसको even with regard to मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इसका एक मेजर फैक्टर बोला है Madden-Julian oscillation. What is Madden-Julian oscillation? तो ये देखते हैं. Madden-Julian oscillation ये नाम कैसे मिला है? Because of the 2 scientists that discovered it. Okay, so one is Dr. Roland Madden and दूसरा है Dr. Paul Julian. तो इस लोगों ने नाम इसलिए रखा Madden-Julian. अभी oscillation का मतलब क्या है? You know something that oscillates is that moves from one place to another in a repetitive motion, right? एक जगह से दूसरे जगह रिपीट में चलता है, तो उसको ऑसिलेशन बोलते हैं. जैसे पेंडुलम देखा होगा, वैसे ही मान लो अगर हमारे अर्थ में कोई साइकिल है जो पूरे टाइम घूम रहा है, ओके, जो पूरे टाइम घूम रहा है, इसको बोलेंगे ऑसिलेशन. तो वैसे ही यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है इसका जो पैटर्न है इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, और ये एक चक्कर है, एक चक्कर जो होता है विच इज कॉल्ड एज वन मीडियन-जूलियन ऑसिलेशन. इसको लगते हैं 30 से लेके 60 दिन. एक ऑसिलेशन को कितना दिन लग रहा है? 30 से लेके 60 दिन का ऑसिलेशन. सो दिस इज नथिंग बट एन ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो अफेक्ट करता है वेदर एक्टिविटीज पूरे ग्लोब में, बिकॉज ये मूवमेंट कर रहा है पूरे ग्लोब को, ठीक है, और ये फ्लक्चुएशंस लेके आता है इन द वेदर इन अ वीकली और इन अ मंथली. तो ये मंथली साइकिल की तरह ये कैसा चेंजेस लेके आता है, ओके. और ये मूवमेंट किस साइड से किस साइड जा रहा है? ये ईस्टवर्ड जा रहा है, यानी यहाँ से यहां तक ऐसे मूवमेंट जा रहा है इसका, ठीक है. एंड दिस कॉजेज दीज क्लाउड्स टू मूव, और जिसके कारण बारिश और सब होती है. तो यहाँ पे आप अगर पिक्चर देखते हो यू विल अंडरस्टैंड दिस मच बेटर. मान लो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इंडिया में बारिश हो रही है. अभी मान लो यही मूवमेंट हो रहा है
इस साइड ईस्टवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट किसको आएगा, मेनली विद रिगार्ड टू ऑस्ट्रेलिया या विद रिगार्ड टू द सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे बारिश होगी। इसके बाद वापस से ये मूवमेंट और भी इस साइड जा रहा है। सो एज द मूवमेंट गोज यू विल सी दैट रेनफॉल इज अकरिंग इन दैट रीजन, और उसके बाद जब वो मूवमेंट चला जाता है तो बारिश कम होती है। सो दिस वाज द रीजन विद रिगार्ड टू मुंबई दैट वी से, जहां पे बारिश ज्यादा हुई है, दैट वाज अ की फैक्टर इज व्हाट दे हैव सेड। तो हमने फर्स्ट फैक्टर देखा है मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। दूसरा फैक्टर मैस्करीन हाई। अब ये नाम कैसे आया मैस्करीन हाई, बिकॉज अगर हम देखते हैं हमारे जो साउथ इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं, राइट, यहाँ पे जो आइलैंड्स है, सो देयर इज मॉरिशस, सो देयर इज रियूनियन आइलैंड्स, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, ओके, द प्रेशर इज क्रिएटेड हियर व्हिच लीड्स टू अगेन मूवमेंट ऑफ दीज विंड्स, व्हिच लीड टू मूवमेंट ऑफ दीज विंड्स टुवर्ड्स इंडिया और टुवर्ड्स अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है, इसको बोलते हैं मैस्करीन हाई। तो कहाँ पे एक प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होता है साउथ इंडियन ओशन में, जहां पे ये आइलैंड्स है, जिसके कारण ये मूवमेंट ऑफ एयर चल रहा है टुवर्ड्स इधर इंडिया और टुवर्ड्स इवन अफ्रीका। तो ये है मैस्करीन हाई। थर्ड वन, कन्वेक्शन एक्टिविटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? नाउ इसके लिए आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखना है, ओके। मान लो इफ देयर इज हीट दैट इज क्रिएटेड, ओके, मान लो हीट सबसे ज्यादा होती है, सन की वजह से हीट ज्यादा होती है ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जब हीट ज्यादा होती है, यहाँ पे जो हवा होती है ये भी गर्म होने लगता है, ओके। सो व्हेन द ग्राउंड इज मेड हीट, द एयर बिकम्स वार्म, और ये जो जब हवा वार्म होती है ये ऊपर उड़ने लगती है, सो द वार्म एयर गोज अप। थिंक ऑफ दिस, अगर आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, यू नो, इन अ वेसल, राइट, यू सी द मॉलिक्यूल्स गो अप, बिकॉज जब आप हीट कर रहे हो ज्यादा, वो मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं एंड इट लीड्स टू वेपर्स, राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे यही हीट ऊपर चली जाती है, एंड व्हेन दिस गोज अप, यहाँ पे ऊपर की जगह कूल है, सो दिस क्रिएट्स समथिंग नोन एज क्लाउड, ओके, ऊपर की जगह थोड़ा ठंडा है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होता है, और जब ये क्लाउड भारी होता है, ओके, these molecules tend to then become rainfall, right? So this is how the connectivity works, right? So यही बताया है with regard to increase vertical moisture, ये जो moisture है यही फॉर्म करता है rainfall। तो जब से बहुत हीट, we know in regions like Rajasthan and everywhere, दिल्ली जब बहुत गर्मी होती है, soon you will see कुछ दिन के बाद वहां पे बारिश होती है, right? So that is also another reason that we say कि बारिश होने का एक another factor. Next is Somali jet. Now this usually occurs near Africa. तो अफ्रीका में जब विंड्स फ्लो करते हैं इंडिया की तरफ, यानी अरेबियन सी की तरफ, इसको बोलते हैं सोमाली जेट, ओके। सोमालिया वी नो अ प्लेस इन अफ्रीका। तो यहाँ से जब लो लेवल विंड्स आते हैं अरेबियन सी की तरफ, दिस कॉजेज रेनफॉल इन इंडिया। नेक्स्ट, heat flow formations, okay, now this is with regard to जब पाकिस्तान and the neighboring regions में because of the heat that is formed, वो जब बारिश लेके आती है, तो यहाँ पे भी हमको पाकिस्तान छोड़ नहीं रहा है, right? So when it is with regard to Pakistan and the regions, वहाँ पे जब ये ऐसे ही low pressure regions form होते हैं, they also bring rainfall। ये जो connectivity movement है ये भी लेके आते हैं इंडिया की तरफ rainfall। Monsoon trough, okay, this is again low pressure zones, कहाँ पे है? This could be in the ocean regions, okay, ocean regions में भी ये low pressure zones create करते हैं which can lead to rainfall, and of course it can also lead to cyclonic formations in the Arabian Sea can also help in creating rainfall। तो ये हमने देखा था reasons, what are the various reasons for rainfall in India, and हमने Madden-Julian भी देखा है। Now rainfall की अगर हम बात करें, उसको ट्रैक करना, उसका फॉरकास्टिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर तुमको पता ही ये नहीं है कि रेनफॉल होने वाला है, एंड देन यू नो देयर इज फ्लड्स, ओके, यहाँ पे बच्चे स्कूल में फंस जाएंगे, यहाँ पे रोड में ब्लॉकेजेस होगा, तो तुमको यहाँ पे सतर्क रहना है। यू नीड टू हैव नो इन एडवांस की रेनफॉल होगा, और उसके लिए हमने कल की आर्टिकल में देखा था कि IMD ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च किया है। उसको क्या कहते हैं? BFS मॉडल। क्या है ये BFS? भारत फोरकास्ट सिस्टम। और ये किसने डेवलप किया है? हमने कल के आर्टिकल में देखा था
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वेयर इज दिस लोकेटेड? दिस इज लोकेटेड इन पुणे। ठीक है, तो एक नया एक फोरकास्टिंग सिस्टम जो IMD ने अडॉप्ट किया था कल के दिन, एंड दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज ये एक एक्यूरेट और इंपॉर्टेंट फोरकास्ट, रेन बारिश रिलेटेड फोरकास्ट देता है एट द पंचायत लेवल। ठीक है, ये बहुत ही एक्यूरेट प्रिसाइज फोरकास्टिंग देता है, कहां से कहां तक? पंचायत लेवल पे। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड मीडियम फोरकास्ट, इट्स नॉट कि इमीडिएट कि आज बारिश होगी रात को, ऐसा वाला नहीं है। एटलीस्ट 3 to 7 डेज का लीड टाइम चाहिए। तो देयर इज वन लिमिटेशन कि अगर मान लो कोई सिवियर थंडरस्टॉर्म्स हैं या सडन रेन्स हैं, तो ये डेटा मॉडल काम नहीं करेगा। फर्दर, this does not improve long range forecast month in advance. Okay, so this is another aspect that you can take. Now ये जो accuracy है, ये कितना का accuracy है? एरिया की बात करें, small areas यानी कि 6x6 ओके स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, यानी 36 स्क्वायर किलोमीटर का डेटा ये दे सकता है। पहले जो हम यूज करते थे बिगर एरियाज का इंफॉर्मेशन, तो अभी तुमको एग्जैक्टली पता है चलता है कि कौन से गांव में, कौन से रीजन में ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, ये प्रॉपरली हमको डेटा मॉडल देगा। सो पहले वाला जो मॉडल था वो वाज कॉल्ड एज द ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम, जो हमने यूएसए से लिया था, बट अभी हमने खुद का इंडिजीनियस बताया है एंड विच इज वेरी हेल्पफुल। पहले वाला 12 देता था, दैट इज 144, लेकिन नाउ वी आर यूजिंग 36। सो दैट इज हाउ, कल के आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला आर्टिकल है DRDO चीफ के बारे में, जिनका 1 ईयर एक्सटेंशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन है DRDO की चीफ, एंड द आंसर इज डॉक्टर समीर वी कामत। इनफैक्ट इनका लास्ट ईयर ही टर्म कंप्लीट हुआ था, पर 1 साल उनको एक्सटेंड किया गया था, यानी इस साल उनका लास्ट होने वाला था, बट इसको और भी 1 साल इंक्रीज किया है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंधु, राइट, बिकॉज ऑफ द इंडिजीनियस यूज ऑफ द मिसाइल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो इनको ज्यादा बेटर जानकारी भी है, एंड दैट इज वाई। सो ही हैड बिकम चीफ इन द ईयर 2022, एंड अभी नेक्स्ट साल यानी 2026 में ये रिटायर होंगे वापस से। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, रिसेंटली हमने और एक एक्सटेंशन देखा था विद रिगार्ड टू IB चीफ या IB डायरेक्टर का भी पोस्ट एक्सटेंड हुआ है। तो इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसका 1 साल टर्म अगेन फॉरवर्ड किया है। नाउ DRDO की बात करें, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो बना था 1958, एंड इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और इसका एम यही है, इसका मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम खुद के इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएं, ताकि हम दूसरे कंट्रीज में ज्यादा रिलाई ना करें। सो इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स फर्दर, सो दैट वी कैन बूस्ट आवर इकोनॉमी बाय ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। खुद के जो डिफेंस हम बना रहे हैं, वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट दैट, इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ये जॉब्स भी क्रिएट करता है विद रिगार्ड टू साइंटिस्ट, with regard to technicians and so on. It also helps in portraying India as a global leader in defense equipments. तो ये सब इसके positives हम देखते हैं। How DRDO plays a very important role in a quest to आत्मनिर्भर बनने के लिए, right? So ये पूरा आर्टिकल हमने देखा with regard to समीर वी कामत, जिनका 1 साल एक्सटेंड हुआ है। Proceeding to the next article, and this is with regard to चाइना का एक मिशन। तो हम चाइना के मिशन के बारे में समझने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ओनली बीन द 3rd कंट्री टू डू एवर सच दिस। तो इसका पूरा आर्टिकल समझते हैं। फर्स्टली, चाइना का जो मिशन है, इसका नाम क्या है? चाइना का मिशन है तियानवेन-2। यू नीड टू नो द नेम ऑफ द मिशन, तियानवेन-2। अभी तियानवेन-2 ये है इस हफ्ते यानी थर्सडे को होगा ये लॉन्च। ओके, डे आफ्टर टुमारो दिस विल बी लॉन्च्ड। What is this mission for? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सर्वे एंड कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड। तो ये जाएगा, सैंपल्स कलेक्ट करके वापस से अर्थ में लेके आएगा। कौन से एस्ट्रॉइड से लेके आ रहा है ये? द एस्ट्रॉइड का नाम है 469219 कामोएलेवा।
ठीक है, नाम ये है। नाउ दिस विल मेक चाइना द थर्ड एवर कंट्री। तो कौन से दो कंट्रीज ने किया है ऐसा एस्ट्रॉइड लेके वापस आए हैं? वन इज USA and the second is Japan. USA का जो मिशन था it was called as the OSIREX, ठीक है, OSIREX, and the other one was Hayabusa. Okay, so OSIRIS REX and Hayabusa, ये आपके आर्टिकल में भी मेंशन किया है, और चाइना विल बी द थर्ड कंट्री टू डू दिस। अभी हम समझते हैं एस्ट्रॉइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाई टेक सैंपल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड ओनली? द रीजन बीइंग, ये जो एस्ट्रॉइड है ये डिस्कवर किया था 2016 में बाय अ टेलीस्कोप इन हवाई व्हिच इज कॉल्ड एज द Pan-STARRS-1 टेलीस्कोप। यहां से इसको ऑब्जर्व किया था। ये जो एस्ट्रॉइड है इसको हम क्वाजी सैटेलाइट बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट अ क्वाजी सैटेलाइट? नॉर्मली सैटेलाइट इज द वन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, लाइक जैसे हमारा मून हमारा सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है एक्चुअली इट इज ऑर्बिटिंग द सन, बट ऐसा दिखता है कि वो अर्थ में वो रोटेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऐसा लगता है कि ये अर्थ को भी ऑर्बिट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्वाजी सैटेलाइट ऑफ अर्थ। Okay, and this is one of the only 7 known such satellites, quasi satellites. Now ये जो है इसका ऑर्बिट वी सी इट इज वर्किंग ऑन लाइक अ एलिप्टिकल ऑर्बिट बट लुक्स लाइक अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका ऑर्बिट का जानकारी इट लुक्स वेरी डिफरेंट। ओके, इट्स वेरी यू कैन से अनयूजुअल। ओके, इसका ऑर्बिटिंग है, ये दिखता है कि वो लीड कर रहा है, फिर वो दिखता है कि वो पीछे जा रहा है। सो दिस इज लीडिंग एंड ट्रेलिंग, ऐसा कुछ सिस्टम देखते हैं। इट इज सेड कि वो हमको ऑर्बिट करेगा अप्रोक्सीमेटली 100 सालों तक एंड 300 साल ज्यादा ऑर्बिट कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट? अभी हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज हमको सीक्रेट्स पता चलेंगे ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ये क्वाजी सैटेलाइट्स होते क्या है, इसका हमको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट थिंग है कि हमको लूनार यानी मून के बारे में पता चलेगा। व्हाई? बिकॉज इन द अर्लियर स्टडी ऑफ दिस सैटेलाइट्स, ओके, इन अर्लियर स्टडी ऑफ दिस क्वाजी सैटेलाइट या ऑफ द एस्ट्रॉइड, हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया है कि ये जो रेज एमिट करता है, ये जो स्पेक्ट्रम आता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द मून। इट्स वेरी सिमिलर टू द मून दैट वाज स्टडीड बाय द अपोलो मिशन। तो एक सिमिलैरिटी दिखता है मून की तरह। सो ऐसा तो नहीं है कि ये जो एस्ट्रॉइड बना है ये मून, ये अर्थ और किसी और सैटेलाइट के टकराने की वजह से हुआ है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस। वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिकॉज देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन मून एंड द एस्ट्रॉइड। सो वी आर गोइंग टू गेट दीज इंफॉर्मेशंस विद रिगार्ड टू दिस। तो पूरा यहाँ पे ये एस्ट्रॉइड का टुकड़ा ही लेके आ रहे हैं अर्थ में एंड वो स्टडी करेंगे और इससे हमको पता चलेगा मून के बारे में, बिकॉज देयर वाज सिमिलैरिटी विद रिगार्ड टू मून विद रिगार्ड टू द अपोलो मिशन। एंड ये पता चलेगा क्या ये मून जब बनता है क्या ये अर्थ और किसी और चीज की वजह से हुआ है या कैसे हुआ है, ये सब हमको इंफॉर्मेशन इसके थ्रू बताएगा। Let's proceed to the next article and this is with regard to CRISPR-Cas9 and base editing. ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 9 month old बच्चा, ओके, जिसका नाम है काइल, ओके, his name was Kyle KJ Muldoon Jr. 9 months old and he had a disorder. कैसा disorder? This disorder is called as CPS1 deficiency. CPS1 deficiency में क्या होता है? आपके ब्लड में, आपके खून में अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ओके, टॉक्सिक अमोनिया। एंड ऑफ कोर्स इसके इट्स वेरी फेटल, राइट? बिल्डअप होता है बहुत ज्यादा अमोनिया इन द ब्लड एंड दिस कैन बी ऑफ कोर्स हार्मफुल, डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था इस डेफिशिएंसी, इस डिसऑर्डर को खत्म करने, बिकॉज दिस इज जेनेटिक्स, जीन से हुआ ये है दिस डिसऑर्डर। नाउ दिस वाज इन कौन से इंस्टीट्यूशन ने काम किया? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पे रिसर्च फंडिंग किया है, सो खर्चा नहीं हुआ है, दैट इज हाउ दे वर ब्लेस्ड। दिस इज पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन May 15, 2025। तो ये यहाँ से उठाया गया केस स्टडी है।
Now for that we need to know about what is the technology, what was the method used. ये पूछ सकते हैं based on science and technology articles, and we will be able to also we may be asked about the basics of science, right? Biology के basics. तो जल्दी से देखते हैं what are the basics. So firstly DNA. DNA का फुल फॉर्म क्या है? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. So as I have already explained to you in my previous classes, but nonetheless एक और बार explain करते हैं. तो ये जो है, मान लो एक रेसिपी बुक है, ओके, एक रेसिपी है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी को पता चलता है कि आपके आंखों का कलर क्या होना चाहिए, आपके बालों का टेक्सचर कैसे होना चाहिए. तो बेसिकली आपके बॉडी का रेसिपी ये डीएनए बताता है. तुम डीएनए से ये सब जान सकते हो, राइट? और ये डीएनए कैसे बनता है? डीएनए को बनाने के लिए अलग अलग बेस पेयर्स होते हैं. ओके, डीएनए इज क्रिएटेड बाय द बेस पेयर्स. तो मान लो दीज आर लाइक द लेटर्स दैट आर रिटन इन द रेसिपी, तो आपको वही फॉलो करना है. बेस पेयर्स जो है ये 4 होते हैं. विच आर द 4? एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. ये 4 बेस पेयर्स डीएनए को बनाते हैं, राइट? और अगर मान लो ये मेरा डीएनए है, ये जो कनेक्शंस हैं इसको बोलते हैं बेस पेयर्स. These are called as, मान लो DNA is like a ladder, something that joins the two, the step of the ladder, that is called a base pair. And this is very unique. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी base pairs attach होते हैं, नहीं. Always remember, adenine जो है ये हमेशा thymine से जोड़ेगा, तो adenine will always will connect with thymine, whereas guanine will always connect with cytosine. G will always connect with C. ये उल्टा कभी नहीं होगा, ठीक है? उल्टा कब होगा या चेंज कब होगा? जब कोई म्यूटेशन होता है. ना म्यूटेशन इज व्हेन अ चेंज अकर्स बट इज नॉट डिजायरेबल. म्यूटेशन जब होता है, एक चेंज होता है जब इट इज नॉट डिजायरेबल. तो मान लो ऐसा हो भी जाता है, देन इट क्रिएट्स अ डिसऑर्डर इन द बॉडी, इट क्रिएट्स अ चेंज इन द बॉडी. तो ये हमने देखा कि ये बेसिस क्या होते हैं, हमने देखा डीएनए क्या होता है. डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? डीएनए सीक्वेंस इज अ प्रॉपर स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर्स. ओके, ये जब ऑर्डर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंस. डीएनए सीक्वेंस इज व्हेन यू नो द स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अ डीएनए. नाउ जीनोम का मतलब है कंप्लीट बुक. जो कंप्लीट बुक और रेसिपी बुक को हम बोल देंगे जीनोम, यानी सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है, पूरा डीएनए यहाँ पे जब नोट डाउन किया जाता है उसको बोलते हैं जीनोम. इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द डीएनए. आरएनए क्या है? आरएनए है द ब्रदर और द कजन ऑफ द डीएनए, और ये भी इंपॉर्टेंट है बॉडी में बिकॉज ये बनाता है प्रोटीन्स. दे क्रिएट प्रोटीन्स फॉर द बॉडी. आरएनए में एक डिफरेंस है, ये आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे याद रखना कि uracil is one such base pair that is used in RNA. Uracil is an RNA, okay, that we see. That is how it is different that as we compare to DNA. तो ये हमने देखा बेसिक्स. अभी जान लेते हैं कि चेंज क्या हुआ है, कौन सा मेथड यूज किया है. नाउ द फर्स्ट मेथड, मान लो ये तुम्हारा डीएनए है, ओके, यहाँ पे एक फॉल्ट है एंड दिस इज योर सीक्वेंस. अभी इसको अगर मुझे हटाना है, दिस सीक्वेंस को मुझे हटाना है, ओके, ऑफ कोर्स दिस इज अ डबल यू कैन से लेवल, ओके, डबल लैडर. तो इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे? पहला मेथड इज कॉल्ड द क्रिस्पर मेथड. क्रिस्पर इज लाइक अ डेकेड्स ओल्ड, पुराना मेथड है, बट दिस इज व्हाट इज यूज्ड. इस मेथड में क्या होता है? फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स. यू शुड नो द फुल फॉर्म, ओके. इसमें क्या करता है? जैसे हम कैची है, इसको पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, पहले आइडेंटिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. उसके बाद हम कैची से इसको काटते हैं और दूसरा वाला इसको अपडेट करते हैं, या वी जॉइन द टू, ठीक है. सो व्हाट दे डू इन दिस, दे बेसिकली कट, okay, cut the you can say the faulty DNA and they insert the healthy, the actual one, okay. So this is called as CRISPR. तो इसमें हम गाइड आरएनए के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं. पहले आइडेंटिफाई करो, फिर इसको सिजर्स से कट करो. So these are called as molecular scissors. These are called as molecular scissors.
तो जो बेस पेयर्स फॉल्टी है इसको तुमने कट कर लिया। तो कौन सा मेथड यूज कर लिया, एक जगह गाइड आरएनए, दूसरा है Cas9 एंजाइम। तो एक बार तुमने कट किया मैचिंग वायरस डीएनए, इन फ्यूचर जो भी जो वायरस डीएनए है इसको तुमने कट कर लिया। नेक्स्ट, ये किसने मेथड बनाया है, दिस वॉज बाय जेनिफर डूडना एंड इमैनुअल शार्पेंटियर हु वन द नोबेल प्राइज इन 2020। ये जो उन्होंने रिसर्च किया 2012 में किया था और 8 साल लगे एंड फाइनली इन 2020 दे वन द नोबेल प्राइज एज वेल। नाउ How is CRISPR-Cas9 working? This is exactly what I said. Cut paste, यानी कट करते हो and then you paste what you require, right? So abnormal DNA sequence को तुमने identify करो by the guide RNA, फिर Cas9 की तरह तुम कट करके उसको fix करो, right? Insert the correct DNA sequence in that regard. Limitation ये है कि this will risk of off-target effects and reattachment of faulty DNA. इसका मतलब क्या है? मान लो कि ये faulty है, right? Now DNA is very smart in its the molecules that are there, they tend to also make or modify among themselves also. तो ये भी हो सकता है। तो एक यहाँ पे it is not necessary it will happen, but there are chances it will happen. Okay, so that is a problem with regard to this particular method कि यहाँ पे ये कुछ realignment कर सकते हैं या किसी और के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये problem लेके आ सकता है। तो दूसरा मेथड हमने अभी अपनाया है which is called a base editing. And how is this different? ये अगर वो कैंची की तरह काम करता है, ये काम करता है पेंसिल और इरेजर की तरह। ओके, पेंसिल एंड इरेजर की तरह। लेट्स अंडरस्टैंड। आई टोल्ड यू A will always attach with T, okay, and G will always attach with C. मान लो T जो है, T जो है, it has C attached to it. Now this is of course, this is a faulty DNA. Right, this is a faulty base pair. तो इसमें क्या किया जाता है, you take an eraser like how I just did. I took an eraser and I erased it and फिर मैंने attach किया T, मैंने अटैच किया यहाँ पे T. So let's understand again once again, base editing ये बहुत ही प्रिसाइज है, न्यू वर्जन है CRISPR-Cas9। यहाँ पे तुम पूरा सीक्वेंस कट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम बस जो फॉल्टी है इसको तुम हटा के नया बेस पेयर अटैच कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे यू डोंट कट बोथ द स्ट्रैंड्स बिकॉज वी नो कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तुमको दोनों स्ट्रैंड नहीं कट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है, बस थोड़ा पार्ट ऑफ वन स्ट्रैंड इज कट, राइट। फर्दर ये मॉडिफाइड कैसन और एक और एंजाइम का इस्तेमाल कर रहा है विच इज कॉल्ड एज द बेस मॉडिफाइंग एंजाइम। वी डिड नॉट हैव दिस इन CRISPR-Cas9, राइट। तो ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया। अगर तुम एक मिसमैच है तो तुम यहाँ पे एक बेस पेयर को कट करके नया वाला अटैच कर सकते हो। इट वर्क्स एज अ पेंसिल एंड इरेजर इंस्टेड ऑफ सिजर्स एंड ग्लू। तो इसका एडवांटेज यही है कि तुमको दूसरा इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा है, एज वी सॉ फॉर CRISPR-Cas9। आई टोल्ड यू दूसरा कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट एक बेस अटैच कर रहे हैं हम। फॉर द फ्यूअर कंपोनेंट्स है, इजी डिलीवरी टू सेल्स एंड फॉर द लो रिस्क ऑफ एडिट्स। ये जो मॉडिफाई होता है बिकॉज तुम छोटा पार्ट को ही अफेक्ट करते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू बेस एडिटिंग, और ये जो मेथड है ये बच्चे काइल पे यूज किया था फॉर हिज डेफिशिएंसी। So this is all with regard to today's articles. बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, स्पेस बेस्ड, पॉलिटी बेस्ड आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं। If you have any questions, use the chat box to answer and I will see you in the next video. Thank you so much.